ओके, आज का टॉपिक है ऑटोकाइट्स। तो ऑटोकाइट्स क्या होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, सबसे सिंपल, दीज आर लोकल हार्मोन्स, मीनिंग कि जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ऑटोकाइट्स वो लोकली ही एक्ट करते हैं, डिस्टेंट साइट्स पे नहीं करते। तो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोकाइट्स जो that will be discussed are, first is histamine, second serotonin, and third is prostaglandins। ये एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोकाइड्स हैं और इस चैप्टर में मेनली इन्हीं पे फोकस करेंगे। और भी हो सकते हैं ऑटोकाइड्स लाइक ल्यूकोट्राइन्स एक्सेट्रा, बट वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। तो ये चैप्टर कवर में करेंगे अंडर दीज हेडिंग्स। फर्स्ट हिस्टामीन के ऊपर, सेकंड होगा टॉपिक सेरोटोनिन एंड माइग्रेन, थर्ड टॉपिक होगा इसका प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड एनसेड्स, एंड फोर्थ और लास्ट पार्ट होगा इसका रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गाउट। तो मैं ये 4 वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। तो आज का टॉपिक जो है वो है हिस्टामीन। तो फर्स्ट हिस्टामीन, तो सबसे पहले हिस्टामीन समझने के लिए, इसके ड्रग्स समझने के लिए इसके रिसेप्टर्स समझना इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसके 4 रिसेप्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज H1, H2, H3 एंड H4। तो H1 रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं? थ्री प्लेसेस पे होते हैं, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड CNS। इनका काम क्या होता है? सबसे इजी वे है इसको याद करना, फर्स्ट कितने रिसेप्टर, किसी के लिए भी, कि कितने रिसेप्टर होते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है और वो काम क्या करते हैं। तो ऐसे बहुत इजी हो जाता है उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन समझना। तो आप फर्स्ट स्मूथ मसल्स में H1 रिसेप्टर का काम होता है कॉन्ट्रैक्शंस, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस। ब्लड वेसल्स में काम होता है वेजोडाइलेशन। अब इसमें भी एक पॉइंट है कि स्मॉल आर्टीरियोल्स में इसका काम वेजोडाइलेशन होता है, बट लार्ज ब्लड वेसल्स में इसका वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हैं, इसका बस सिंपल याद करना है, वेजोडाइलेशन होता है। एंड CNS पे इफेक्ट होता है वेकफुलनेस। सेकेंड आता है H2 रिसेप्टर। ये पैराइटल सेल्स पे होते हैं और इनका एक्शन होता है एसिड सिक्रीशन। थर्ड है H3, ये ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं इन CNS और इनका काम होता है टू डिक्रीज histamine and other neurotransmitters release। फोर्थ है H4, ये होता है eosinophils, basophils एंड मास्ट सेल्स। काम क्या होता है? रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस।
अब इन सब के हमने फर्स्ट रिसेप्टर कौन सा होता है, सेकंड कहाँ होते हैं, थर्ड काम क्या होता है, एक बार ये सब हमें पता हो तो अब हम उसकी ड्रग्स भी समझ सकते हैं कि ड्रग्स कैसे डेवलप की गई, किस एक्शन के अगेंस्ट की गई। ये सारे जो एक्शंस हैं ये तब होंगे जब दीज रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड। अब ड्रग्स दो टाइप की होती हैं, तो एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट एक्शन होगा। तो एक एक रिसेप्टर पे क्या क्या एक्शन होता है उससे डिस्कस करते हैं, तो ड्रग्स भी इजीली याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट H1 रिसेप्टर पे क्या हो सकता है, H1 एगोनिस्ट है, दैट इज बीटा हिस्टीन। एक्चुअली हिस्टामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट सिर्फ एक ही है जो क्लिनिकली यूज होता है, एंड दैट इज बीटा हिस्टीन, और इसका यूज है टू ट्रीट वर्टाइगो इन मेंड्रेस डिजीज। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा हिस्टीन इन वर्टाइगो। तो पहले सारे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट डिस्कस करने के बाद इस पे रिटर्न करेंगे। सेकंड आता है H1 एंटागोनिस्ट। ये टॉपिक है, ये भी डिस्कस करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है H2 एंटागोनिस्ट। तो देख के ही पता चल रहा है क्या काम करेंगे। राइटल सेल्स से एसिड सिक्रीशन कम करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स हैं रेनिटिडीन एंड सिमेटिडीन। तो इनका काम क्या है, इनका काम है पेप्टिक अल्सर में इनका यूज़ होता है, क्योंकि एसिड सिक्रीशन कम कराते हैं। अब इसका कोई H2 एगोनिस्ट कोई है नहीं जो क्लिनिकली यूज़ किया जाए। थर्ड आता है H3 रिसेप्टर। इसका सिर्फ एक ही है, इन्वर्स एगोनिस्ट, और क्या करता है, इन्वर्स एगोनिस्ट होगा तो हिस्टामिन का रिलीज जो है, मेनली हिस्टामिन का जो रिलीज है ये बढ़ा देगा। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है, हिस्टामिन ऑटो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये डिक्रीज करता है हिस्टामिन एंड अदर न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज। तो H3 इन्वर्स एगोनिस्ट इसका रिलीज बढ़ा देगा, इंक्रीज रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इसका यूज़ होगा, इसका ड्रग है ट्रिप्रोलिसेंट, और इसका काम है, यूज़ है इन नार्कोलेप्सी, क्योंकि इतने सारे। नेक्स्ट H4 का कोई भी क्लिनिकल रोल नहीं है। तो अब इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट बीटा हिस्टीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो बीटा हिस्टीन जो है कि दो रिसेप्टर पे एक्शन। फर्स्ट ये H1 एगोनिस्ट है, सेकंड ये H3 एंटागोनिस्ट है। तो H1 एगोनिस्ट होने की वजह से वेजोडाइलेशन करता है, एंड H3 की वजह से हिस्टामिन रिलीज बढ़ा देता है। इसकी वजह से हिस्टामिन जो बढ़ा है वो इसी पे एक्ट करता है H1 पे, वेजोडाइलेशन और बढ़ जाता है।
वेज़ोडाइलेशन क्या करता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है और वर्टाइगो ट्रीट हो जाता है। अब इसकी ये तो है, अगर और अच्छे से समझना हो तो फर्स्ट ये समझना चाहिए कि इसमें पैथोलॉजी क्या है। तो पैथोलॉजी ये थी कि फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, फ्लूइड बिल्डअप इन इनर ईयर, एंड वो वाला इस ड्रग के ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने से फ्लूइड बिल्डअप ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से मेनरेज डिजीज़ में वर्टाइगो ट्रीट हो जाता है। तो ये पैथोलॉजी है और हमारा एम यही था कि फ्लूइड बिल्डअप को ख़त्म करना, और वो इससे इम्प्रूव हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका वो था H1 एंटागोनिस्ट, डिस्कशन का पार्ट। तो H1 एंटागोनिस्ट ये 2 जनरेशन में क्लासीफाई हो सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके जो एग्जांपल्स हैं फर्स्ट के, वो हैं प्रोमेथाजीन, मैक्लाजीन एंड साइक्लाजीन। एंड सेकंड जनरेशन के एग्जांपल्स हैं इम्पॉर्टेंट, इसे याद करने का एक ईजी तरीका, सिफेलो। तो पहले वाले से सेट्राजीन, इससे सेकंड फेक्सोफेनिडीन, थर्ड एलो से लोरैटाडीन। अब फर्स्ट जनरेशन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कैसे हो सकता है। तो बेसिकली इसके 3 एक्शन होते हैं। फर्स्ट इज एंटाहिस्टामिन, सेकंड इज एंटी कोलिनर्जिक, थर्ड इज एंटी एलर्जिक। तो एंटाहिस्टामिन एक्शन जो होता है, अब इसमें क्या है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं, जो वो ड्रग पूरा पॉसिबल क्या क्या एक्शन कर सकती है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को हम ऐसे सोच सकते हैं कि कुछ एक्शंस हमारे बेनिफिट के लिए होंगे एंड कुछ एडवर्स करेंगे। तो जो बेनिफिट करेंगे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, और जो एडवर्स हैं वो उस ड्रग का एडवर्स एक्शन कर सकते हैं। तो एंटाहिस्टामिनिक एक्शन का 2 हो सकते हैं, फर्स्ट यूज़, सेकेंड इज एडवर्स। सेकेंड इज एडवर्स। तो फर्स्ट यूज़ क्या हो सकता है। अब एक्शंस को याद करने का सबसे इजी तरीका है उसके रिसेप्टर से। तो क्या हो सकता है, एंटाहिस्टामिनिक एक्शन जो है इसमें H1 रिसेप्टर की वजह से वेकफुलनेस की जगह सेडेशन हो जाएगा। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, एज सेडेटिव या हिप्नोटिक। एंड एडवर्स क्या हो जाएगा, यही एक्शन एडवर्स भी हो सकता है, क्योंकि डिक्रीज अलर्टनेस या कंसंट्रेशन। तो
स्किलफुल वर्क जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब इसी पे क्वेश्चन था कि आपके पास एक ट्रक ड्राइवर आया और आपने उसे एंटी हिस्टामिन दी, तो कौन सी वाली देंगे आप? H1 फर्स्ट जनरेशन, H1 एंटागोनिस्ट या सेकेंड जनरेशन? तो अभी इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि वाई सेकेंड जनरेशन H1 आर बेटर देन फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। सेकेंड इज एंटी कोलिनर्जिक एक्शन। तो इसका अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर से सिमिलर है, तो इसलिए जो एंटी हिस्टामिनिक हैं, एंटागोनिस्ट हैं, वो एंटी कोलिनर्जिक भी हैं। तो इसके भी यूजेस भी हैं इस इफ़ेक्ट के और एडवर्स इफ़ेक्ट भी हैं। तो यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट यूज है पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म क्यों होता है? बिकॉज देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन डोपामीन एंड एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पार्किंसोनिज्म होता है। तो ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट इसमें यूज़ होता है, बैलेंस रिस्टोर कर देता है। सेकेंड इज एज एन एंटीएमेटिक। एंटीएमेटिक इमेसिस के पाथवे में होता है कि वेस्टिबुलर एपरेटस में दो रिसेप्टर होते हैं, H1 एंड M1। तो इन दोनों की स्टिमुलेशन से वॉमिटिंग सेंटर पे सिग्नल जाता है और एमेसिस होता है। तो एंटी हिस्टामिनिक एक्शन और एंटी कोलिनर्जिक एक्शन दोनों इसमें बेनिफिशियल होते हैं और एंटीएमेटिक यूज़ होता है इन मोशन सिकनेस। ये मोशन सिकनेस का पाथवे है। मोशन सिकनेस में वेस्टिबुलर एपरेटस स्टिमुलेट होता है इन दोनों से, H1 एंड M1, और वो वॉमिटिंग सेंटर पे सिग्नल जाते हैं और इमेसिस होता है। तो ये यूज्ड एज एन एंटीएमेटिक इन मोशन सिकनेस। थर्ड यूज एंटीकोलिनर्जिक इज इन कॉमन कोल्ड। एंड फोर्थ इज वर्टाइगो। वर्टाइगो का भी कॉज सेम होता है, स्टिमुलेशन ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस, और दो रिसेप्टर हैं H1 और M1। तो वही कंबाइंड इफेक्ट एंटी हिस्टामिनिक और एंटी कोलिनर्जिक एक्शन से वर्टाइगो ट्रीट हो जाता है। तो ये एंटी कोलिनर्जिक एक्शन के यूजेस थे। अब इसके एडवर्स भी हो सकता है। एडवर्स क्या हो सकता है? एडवर्स सारे वो एक्शन होंगे जो एंटी कोलिनर्जिक के एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन, ड्राई माउथ, यूरिनरी डिटेंशन, वो सारे जो ANS में पढ़े थे सेम। तो अब नेक्स्ट आता है एंटी एलर्जिक एक्शन। तो इसका यूज़ क्या हो सकता है? इसका यूज़ है इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये तो इसमें समझाने का कुछ है नहीं, इजी है। और सेकंड आ जाता है एडवर्स एक्शन। क्या हो सकता है? अब इस ड्रग के टॉपिकल यूज से भी एडवर्स होता है, वो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ऑन टॉपिकल यूज। तो अब इसमें कुछ याद करने का कुछ हुआ, मतलब कितना इजी है ऐसे याद करना। फर्स्ट रिसेप्टर से कहाँ पे हैं, रिसेप्टर का एक्शन क्या है वहाँ पे, फिर उसके बाद उसके एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या क्या उस रिसेप्टर पे ऐड कर सकते हैं, फिर उसके बाद H1 एंटागोनिस्ट में वो भी सिंपल है, 3 एक्शन हैं,
और तीनों एक्शन का यूजेस भी हैं, एडवर्स भी हैं। ये सारे भी रिसेप्टर की नॉलेज से इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, कोई इसमें टफ है ही नहीं याद करने का। अब ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन का। अब फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में? एक्शंस में डिफरेंस होता है कि इसमें फर्स्ट जनरेशन में एंटी हिस्टामिनिक एक्शन होता है, इसमें भी होता है, सेकंड में भी। एंटी कोलिनर्जिक एक्शन फर्स्ट में होता है बट इसमें नहीं होता। एंड थर्ड एक्शन था एंटी एलर्जिक, ये होता है दोनों में। इसमें फर्स्ट जनरेशन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है बट ये नहीं करता। अब इससे एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। कि एडवांटेज ये है कि ये जो था सेडेटिव एक्शन नहीं होता और डिक्रीज भी नहीं होता अलर्टनेस में, तो स्किलफुल वर्क जो करते हैं उनको ये दिया जा सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसका एंटी इमेटिक एक्शन ख़त्म हो जाता है, तो ये मोशन सिकनेस में नहीं दे सकते। तो यही मेरा क्वेश्चन। तो मेनली ये जो दी जाती हैं सेकंड जनरेशन, ये मेनली सिर्फ एंटी एलर्जिक के तौर पे दी जाती हैं। तो यही जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि कोई ट्रक ड्राइवर है और उसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, तो H1 करेगा कि H2 एंटागोनिस्ट, सॉरी फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। तो आंसर है कि वो जो है सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट यूज़ करेगा, क्योंकि उसका ये सेडेटिव और एक्शन और डिक्रीज इन अलर्टनेस नहीं होता, तो वो आराम से ड्राइविंग कर सकता है। वेरएज फर्स्ट जनरेशन में चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू सेडेशन। तो इस टॉपिक में यही था इम्पोर्टेंट हिस्टामिन में। तो हमने ये वाला फर्स्ट कवर कर लिया है। इन सेकेंड वीडियो सेरोटोनिन एंड माइग्रेन विल बी डिस्कस्ड।